नमस्कार, मैं हूं सोनाली नक्शने। एक शब्द इस देश में बहुत गूंज रहा है, वो है आत्मनिर्भर, और इसकी सख्त ज़रूरत है इस देश को। रिसेंटली बजट भी प्रस्तुत हुआ है, लेकिन ये आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होनी चाहिए, किस तरह से देश को प्रगति पथ पे जा सकता है और किस तरह से अर्बन और रूरल ये दोनों व्यवस्थाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, यही विषय पर बात कर रहे हैं हम। प्रोग्राम का नाम है जीडीपी और मेरे साथ आज मौजूद है एक जानी मानी पर्सनालिटी ऑफ द सिटी, वीरेंद्र खरे जी। इनके अगर मैं इंट्रोडक्शन करने चाहूँ तो शब्दों में नहीं आ पाएगी। रीज़न, बिजनेस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम है और एक आर्किटेक्ट होने के नाते ये कलात्मक दृष्टि भी रखते हैं इस देश को सुंदर बनाने के लिए। नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार जी। हमने आत्मनिर्भर की बात करी, किस तरह, सीधा सवाल है और बहुत ही सटीक सवाल है, किस तरह देश को और स्पेशली विदर्भ को और स्पेशली नागपुर को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? देखिए, आत्मनिर्भरता में कई चीज़ें होती है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यहाँ के लोग बाहर न जाएं। देन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, या हम लोग कहीं एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो वो सहूलियत से हो जाए। और जो यहाँ का रिक्वायरमेंट होता है एक पॉपुलेशन का कि दे नीड अ गुड हॉस्पिटल, दे नीड अ गुड स्कूल, दे नीड अ गुड सेंटर्स, और एक एंटरटेनमेंट जोन हो, प्ले ग्राउंड्स हो, इस तरीके की जो बेसिक नीड्स है ये सारी पूरी होना चाहिए। आत्मनिर्भरता में ये जरूर हमको कोई चीज़ के लिए बाहर न जाना पड़े। समझिए, आज किसी को कैंसर होता है तो ये पहले वो जाया करता था बॉम्बे टाटा रिसर्च में, अभी हमारे पास में एनसीआई आ गया है, अभी हमारे पास में एम्स आ गया है, अभी हमारे पास इतने दिन एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते थे, आईआईएम में जाते थे, नेशनल लॉ स्कूल में जानते थे। अभी ये सब चीज़ें आ गई है तो हम काफ़ी हद तक अभी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हो भी चुके। मतलब कुछ समय में ऐसा लगेगा कि नागपुर वालों को नागपुर में सब चीज़ें मिलेगी, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से ग्राम विकास किया जाए, किस तरह स्मार्ट विलेजेस बनाए जाए और किस तरह से आगे इस देश को लेकर लाया जाए। क्या कहेंगे आप रूरल डेवलपमेंट के ऊपर और आत्मनिर्भरता के ऊपर? जो लोग शहरीकरण किए जा रहे हैं, जो लोग शहरों को कंजेस्ट किए जा रहे हैं, वो रीज़न ये है कि लोगों को गाँवों में उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती। अगर हमें सही में आत्मनिर्भर बनना है एज ए कंट्री, एज ए इंडिया में हमको अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें हमारे रूरल सेंटर्स जो है, गांव है, इनको सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों को यही काम मिले। अभी आप देखेंगे मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ये माइग्रेटरी होते हैं, दे कम फ्रॉम छत्तीसगढ़, वो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ पे उन लोगों को काम नहीं मिलता, वो लोग को यहाँ आना पड़ता है और यहाँ आके वो लोग काम करते हैं। अगर हर इंसान को अगर उनके शहरों में काम मिले तो वो अपने शहर में ही रहेगा। अब ये लोग जब आते हैं तो इससे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होते हैं, यहाँ स्लम्स डेवलप होते हैं, अर्बन विलेजेस डेवलप होते हैं, छोटे छोटे एरिया में लोग रहना चालू करते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको जो ट्रांसपोर्ट लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो लगता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना कंजेशन क्रिएट करते चली जाती है। जहाँ भी आप लोगों को शहर में लाएंगे यू विल क्रिएट प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी पॉपुलेशन ओवर हो जाएंगी, आपका गार्बेज ओवर हो जाएगा, सीवर लाइन बहुत चोक होंगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। आप लोगों ने, हमने कोशिश करना चाहिए ये कि हम हमारे गाँवों को मजबूत करें, लोगों को गाँव से शहर आने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हम किसी गांव में जाके कोई एक बड़ी इंडस्ट्री डाल देते हैं तो हमने गांव का शहरीकरण कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। हमको जो एग्जांपल बताया गया था उसमें एक छोटा, मैं आपको कोट करूंगा कि जैसे एक शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां पर एक शुगर फैक्ट्री डाली जाए तो शुगर के कई बाय प्रोडक्ट्स है। आपको देखिए मोलासेस बन सकता है, शुगर केन शक्कर बन सकती है, देन उसके जो बगास होता है उससे कई प्लाईवुड्स बनते हैं। तो ऐसे कई बाई प्रोडक्ट है जो उससे एक के बाद एक, जैसे आपने अगर अल्कोहल बनाया है तो अल्कोहल से बियर फैक्ट्रीज बन सकती है, लिकर फैक्ट्रीज बन सकती है और कई जगह यूज हो सकता है। तो वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे जो गांव के लोग हैं उनका विकास होगा, उनको इनकम बढ़ेगी और वो लोग गांव में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर जब इनकम नहीं होती है तो लोगों को लगता है चलो अपने शहर में जाके कमा के। ये प्रॉब्लम, तो ये जो है शहरीकरण करना ये रोकना चाहिए। हमने एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए और
मूलभूत सेवाएं जो बोलते हैं, जैसा गडकरी साहब ने भी बोला था कि हम गांव को मूलभूत सेवाएं देना चाहते हैं, एक अच्छा स्कूल देना चाहते हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल देना चाहते हैं, एक अच्छा हम नेटवर्क बना के देना चाहते हैं, ताकि वो लोग गांव में रहे, उनको सारी सुविधाएं मिले। सारी बेसिक नहीं, बेसिक से थोड़ा ऊपर। अच्छा, लेकिन जिसमें रोजगार की भी प्राप्ति हो और स्कूल हो, अच्छी आरोग्य व्यवस्थाएं हो, ये सारी बातें। लेकिन है ना, आप आर्किटेक्ट हैं, मैं उसी सवाल पर आ रही थी कि ये अर्बन डिजाइन कैसे होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, किस तरह से आप एक बतौर आर्किटेक्ट देख रहे हैं इन सारी चीजों को? देखिए, अभी मैं काफी थ्रू आउट वर्ल्ड ट्रेवल किया हूँ। 2016 में मैं जापान गया था। आपको याद होगा, हम लोग पहले कैसेट टेप रिकॉर्डर सुनते थे, 2 स्पूल वाले कैसेट आते थे, कैसेट्स। तो उसकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी नेशनल पैनासोनिक की। वो एक फिजुसावा करके एक छोटा सा एरिया था, वहाँ पे वो फैक्ट्री थी। तो पैनासोनिक वालों ने क्या किया कि वो जो 25-30 एकड़ की उनकी जगह थी, उसको उन्होंने एक सस्टेनेबल स्मॉल टाउनशिप बनाई। उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे ज़ीरो डिस्चार्ज बना दिया। वहाँ पे वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं, एंड इसी तरीके से उन लोग ने वहाँ पर उसको पूरा पोल्यूशन फ्री बना दिया। वहाँ से सीवर नहीं निकलता, सीवर पूरा ट्रीट होता है, रिसाइकल होता है। उनके यहाँ का जो एनर्जी है वो पूरी सोलार से आती है, बायोगैस से आती है, ये एनर्जी आती है। और क्योंकि जापान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो वो लोग ने वहाँ पर ऐसा बना दिया है कि अगर 3 दिन तक उनको बिजली ना आए, पानी ना आए, कुछ चीज़ नहीं आए, तो भी सस्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह की सस्टेनेबिलिटी पे आजकल बहुत काम हो रहा है। लोग नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो हम नेचर को डिस्टर्ब करके बनाएं। तो नेचर भी रहे, लोग भी रहे, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसा FSST बोलते हैं वो लोग उसको जापान में। तो वो एक बहुत अच्छी टाउनशिप बनाई। हम उसी तर्ज के ऊपर में हम नागपुर में 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो हम छोटे टाउनशिप्स बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो ज़ीरो डिस्चार्ज हो, वहाँ से कोई चीज़ बाहर ना निकले। तो इसका स्वरूप कैसा होने वाला है? इसका स्वरूप देखिए, अभी बनना शुरू हो गया है टाउनशिप हमारी। उसमें आपको दिखेगा कि वहाँ पे हमने सारे गार्बेज डिस्पोजल जो है वो हम उसका वर्मी कल्चर कर रहे हैं कि एक वेट और ड्राई एरिया अलग करेंगे। ड्राई वाले में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे और हम लोग बेचेंगे या इंसिनरेटर में डालेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम लोग वर्मी कल्चर करेंगे, उसको खाद करके यूज़ किया जाएगा। देन ऐसी जो पानी है हम उसको रिसाइकल करेंगे। और जो पर डे, जैसे एक आदमी के पीछे 135 लीटर पर डे पानी लगता है, तो उसमें से करीब 100 लीटर के आसपास पानी रिसाइकल होता है। वो रिसाइकल वाटर जो है फ्लशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। एंड वी विल रिचार्ज द लैंड। हम लोग वहाँ का लैंड को भी रिचार्ज करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी हमने हर एक बिल्डिंग पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बोले कि नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स यूज़ करें। अभी तक तो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि लोगों के भाई जहाँ तक हो सके नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल यूज़ करें। तो ये सब छोटे से है, वो है 40 एकड़ की टाउनशिप, लेकिन वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग एज पर दैट वो पैनासोनिक का जो हम देख के आए थे। लेकिन वीरेंद्र खरे अगर नाम निकलता है तो वो लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जी नहीं, आप थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि शायद मैं एक ऐसा आर्किटेक्ट हूँ शहर का जिसने एक छोटा सा स्लम के लिए एक गरीब आदमी के लिए भी मकान बनाया है और नागपुर के सबसे बड़े करोड़पति के लिए भी मकान बनाया है। मैंने होटल बनाए, मैंने हॉस्पिटल बनाए, मैंने स्कूल बनाए, मैंने कॉलेज बनाए, मैंने मॉल बनाए। यानी आर्किटेक्चर फील्ड में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने नहीं किया। क्या बात है। हाँ, मैंने अब बात आती है कि बिंग अब आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं तो वो भी हम लोग एक फायदा उठाना चाहते हैं इसका, क्योंकि डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ पर रुकनी चाहिए, कौन सा सही पॉज टाइम है, ये कैसे बताएंगे आप? और इसके ऊपर क्या एक शहर की एक कैपेसिटी होती है। हम लोग के आर्किटेक्चर में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि ड्वेलिंग यूनिट्स पर एकड़ कितनी होना चाहिए मैक्सिमम। अभी जो एक मुझे जो महसूस होता है, शायद दूसरे लोग उसको चैलेंज भी करें, जो मेट्रो कॉरिडोर बना है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वाला, उसके दोनों तरफ 500 मीटर तक उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा FSI दिया है, अप टू 4 दिया है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती करी है प्लानर्स ने और गवर्नमेंट ने। उन्होंने पूरे शहर को चार्ज करना चाहिए डेवलपमेंट का, क्योंकि क्या था, इसका बेसिक रीज़न था कि दे वांटेड टू रेज मनी, और पैसा रेज करने के लिए FSI जो है एक्स्ट्रा देंगे
तो बिल्डर्स उनको पैसे जमा करेंगे। True. ये मेन एम था। तो उनके पास में काफ़ी फंड आएगा उससे। मैं बोला अकेला 500 मीटर करने के बजाय मेट्रो रेल का फ़ायदा पूरे शहर को मिल रहा है, पूरे शहर को देना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं पिछले 4 साल हो गए हम लोग को पॉलिसी अनाउंस करके, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पाई और उनको आया भी नहीं। वो जो सोच रहे हैं मेट्रो कॉरिडोर में आएगा, कुछ नहीं आया। और क्या हो रहा, अननेसेसरी उस एरिया की डेंसिटी बढ़ रही है। एक यूनिफॉर्म जो ग्रोथ होना चाहिए सिटी की, वो नहीं हो रही है। एक बस 500 मीटर तक ही हमको शहर बनाना है, ऐसा हो गया है। और वो क्या हो रहा है कि लैंड कॉस्ट उस एरिया में बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अभी कोई आदमी लैंड बेचता है तो वो बोलता है कि यार मेरी तो टीओडी में है, मेरा लैंड का 4 एफएसआई है, मुझे इतना लैंड कॉस्ट मिलना चाहिए। तो इट हैज अननेसेसरी ट्रिगर्ड दी प्राइस वार। कॉस्टिंग भी बढ़ रही है। तो इसके प्रोज, हर चीज के प्रोज एंड डेवलपमेंट के प्रोज एंड तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी उस एरिया की मेंटेन होना चाहिए, अननेसेसरली कंजेशन नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेज के बाद में डेवलपमेंट को स्टॉल करना चाहिए कि यहाँ पे आप, नहीं तो क्या होगा मालूम है, ये प्रोसेस ऐसा है कि अभी आपने कोई चीज़ मेट्रो रेल बना दी, उसके आजू बाजू एफएसआई बढ़ा दिया, अब आपने क्या एक नए प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। आपने दे दिया वहाँ की सीवर लाइन चौक होंगी, वहाँ का वाटर सप्लाई पूरा नहीं मिलेगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे गार्डन फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, कहीं बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक हम लोग जब बचपन में खेलते थे, हम मैदान में जाके खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हमारे लुका छुपी खेलते, जो भी है मैदान में खेल होता था। हमारे पास आईपैड और आईफोन्स नहीं थे उस ज़माने में। और आजकल क्या हो गया, बच्चे ज़्यादा उस पर कन्फाइन होते जा रहे हैं और हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एक जो ग्रोथ है या जो भी डेवलपमेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि एक स्टेज के बाद में उस पर विराम लगना चाहिए, नए एरियाज़ को डेवलप करना चाहिए। अभी नागपुर में इतना सुंदर प्रपोजल आया था मेट्रो रीजन का, उसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है आज की तारीख में कि उसको कैसे डेवलप किया जाए। अभी इतना बड़ा एरिया उन्होंने जो डिज़ाइन किया है, जो आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ आ रहा है एरिया, उसके तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा डिसीजन मेकर्स को कि उसके ऊपर ध्यान दें बनिस्बत इससे कि हम इस शहर को कंजेस्ट करें। आपने मेट्रो रेल बनाई है, बहुत अच्छा किया। मेट्रो रेल का जो फ़ायदा आप उतने लोगों को दे रहे हो वो ना दें आप, बल्कि बाहर में सब्सिडाइज करें, क्योंकि बाहर के लोग जब आएंगे तभी मेट्रो का फ़ायदा मिलेगा ना उन लोगों को। आप इसी शहर में रहने वाले मेट्रो में नहीं ट्रैवल करेंगे। मॉल पर आते हैं तो अभी कोरोना के बाद में मॉल्स की सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसके ऊपर आपकी विशेष टिप्पणी क्या देखिए, अभी एक कोरोना ने हर इंसान को एक बहुत बड़ा लेसन दिया है लाइफ का कि हमें ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ में नहीं रहना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ धारावी, जहाँ भी स्लम एरिया है वहाँ पे इतना, मतलब एक कमरे में लोग 10-10, 12-12 रहते थे। ऐसे लोग जहाँ रहते थे वहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ इसका। इन्हीं लोगों के कारण वो जो एरिया है वहाँ पे कोरोना का ज़्यादा इम्पैक्ट आया। मेरा ये कहना है कि हमने अभी थोड़ा सा डीकंजेस्ट करना चाहिए, शहर को यूनिफॉर्मली बढ़ाना चाहिए। मेट्रो एरियाज़ के ऊपर में गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, वहाँ प्ले ग्राउंड्स बनाए, वहाँ पे अच्छे रोड्स पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये नहीं सिर्फ रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये भी है कि हम सोशल और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड करें, तो वो भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। जी, ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में ऊपर बात करी है, लेकिन एक सहज सवाल जाते जाते पूछना चाहती हूँ, कोरोना काल में एक अच्छी चीज़ें आपके साथ में क्या क्या हुई, क्या क्या नई चीज़ें आपने करी है इस कोरोना जब लॉकडाउन था उस वक्त? देखिए, कोरोना काल का जो सबसे बड़ा लेसन एज एन आर्किटेक्ट मैंने सीखा है वो ये है कि मैं अभी कहीं पे भी स्कीम करने जाता हूँ, मैं फुल टीडीआर और फुल एफएसआई कंज्यूम करने की बात ही नहीं करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं तो उनको बोलता है कि ना करो, ये कंजेस्टेड चीज़ें होंगी और ये कंजेस्टेड में अननेसेसरली दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपको कितना कमाना है आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इतना कमाना है, वो दूसरे तरीके से। आप देखिएगा कुछ दिनों में ऐसा होगा कि बड़ी फ्लैट स्कीम में लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा, हम घर पे रहे, हमने सब घर के काम किए, हमने हाइजीन सीखी। हमने ये जो हाइजीन सीखने वाला जो काम था ना, ये हमने हमेशा करना चाहिए था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाइजीन सीखना, वो हमने किया। लेकिन अब मुझे क्लब्स सारे बंद हो चुके थे, अब हमने क्लब की जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज करना शुरू किया है। हम वहाँ पे जिम में भी जाते हैं, हम वहाँ पे गेम्स खेलने भी जाते हैं।
पहले हम सिर्फ जाते थे क्लब में रात में खाना खाने के लिए, जी, अब वो थोड़ा हमारा कम हो गया, अब हमने इसको एंजॉय करना सीख लेकिन लिया। मैम को आपने एक आध दिन मतलब किचन में रेस्ट दी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, मैंने खुद ने भी खाना बनाया है, क्या एक्सेप्ट बात है। रोटी बाकी मैं सब बना लेता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी बातें हुई और मुझे लगता है आम जनता तक ये बातें बहुत सहजता से पहुंच रही हैं। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपने आपका कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये इस डिस्कशन से सीखा है और समझा है कि डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए और डेवलपमेंट किस वक्त रोक देनी चाहिए और सही दिशा में हमारे अर्बन और रूरल विकास होना चाहिए। ये डिस्कशन का सार था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।